गुड मॉर्निंग एवरीवन। डायहाइब्रिड क्रॉस हमारा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। ये जो लॉ है मेंडल का थर्ड लॉ है। हमारी बुक में ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस पर छोटा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको बस थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट है क्या। एक तो ये मेंडल का थर्ड लॉ है, ठीक है। ये जो लॉ है ये किस पे बेस्ड है? डायहाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, ठीक है। अगर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट अगर आपके एग्जाम में आ भी जाता है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो डायहाइब्रिड क्रॉस हमने किया है ना, उसको एक्सप्लेन कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 पेयर कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसके अंदर क्या होता है कि जैसे 2 पेयर पेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद जैसे 1 जनरेशन से अगली जनरेशन में एलिल्स का जो ट्रांसफ़र होता है, हाँ उनका क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन से मतलब है मतलब सेपरेट हो जाते हैं वो, ठीक है। सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ है टोटली डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो थ्योरी थी ना, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। 1900 में क्या हुआ था कि जब मेंडल ने जो वर्क किया था, मेंडल की जो रिसर्च थी उस समय तो वो मतलब लोगों के सामने नहीं आ पाई थी, है ना। उन्होंने जो भी सर्च किया था, जो भी खोज की थी, लोगों को पता नहीं था कि मेंडल वो खोज चुके हैं जिसे हम खोजने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं हुंगो डी ब्रिज, कोरेंस एंड वॉन सेरमार्क, ये क्या कर रहे थे इंडिविजुअली, है ना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग, है ना, अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, जो मेंडल ने सर्च किया था ना, जीन के बारे में पता किया था मेंडल ने, तो उसी को ये क्या कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग पता कर रहे थे। इनको पता लगा कि अरे जो मैं जिसके लिए जिस बात पे मैं सर्च कर रहा हूँ उसी पे तो कोरेंस भी सर्च कर रहे हैं। इन्होंने भी पता किया कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ उस पर तो कोरेंस भी सर्च कर रहे हैं। ऐसा करते हैं हम सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में जो हम अलग अलग खोज रहे हैं मिलकर खोजते हैं, ताकि हमें साइंटिफिक तरीके से वो प्रूफली हम या तो उसे साइंटिफिक तरीके से पब्लिक के सामने प्रूफ कर सकते हैं। इन्होंने मिलके ऐसा सोचा, ठीक है। क्योंकि जब इन्होंने इनकी रिसर्च स्टार्ट की थी उस समय क्या था, थोड़ा सा मतलब एडवांस थी साइंस। माइक्रोस्कोपिक में मतलब हर तरह की चीज़ों को, माइनर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते थे, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते थे सेल के अंदर होने वाले डिवीज़न को, ठीक है। तो इनके समय पे क्या था कि मतलब है ना, साइंस जो थी थोड़ी सी एडवांस हो चुकी थी। तो इन्होंने जो अलग अलग ये रिसर्च कर रहे थे, मिलकर इन्होंने रिसर्च की, और मेंडल का जो रिज़ल्ट था उसी पे इन्होंने मतलब दोबारा से साइंटिफिक तरीके से उसको प्रूफ करने के लिए रिसर्च अपनी कंटिन्यूस की। और इन्होंने देखा कि मतलब जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स ही क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। और यही क्या होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं ना, कैरेक्टर को मतलब एक कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, या यही वो हैं जिसकी वजह से जो कैरेक्टर है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। इन्होंने इतना पता किया, ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? हुगो डी ब्रिज, कोरेंस एंड वॉन शेरमार्क ने, ये याद रखना है आपको। इसके बाद 1902 में 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स के अंदर जो मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट के बारे में पता किया। उन्होंने देखा कि जो मियोसिस होता है, मियोसिस का सेकंड नाम है रिडक्शनल डिवीज़न। मियोसिस के दौरान क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न के दौरान क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना उनमें मूवमेंट होती है। ये किसने बताया था? 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। साइंटिस्ट का नाम है वॉल्टर सल्टोन एंड थियोडोर बोवेरी। वॉल्टर सल्टोन एंड थियोडोर बोवेरी, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्रोमोसोम्स मूवमेंट में होने वाली मूवमेंट के बारे में इन्होंने बताया। मतलब ये जो मूवमेंट होती है मियोसिस के दौरान होती है, और उसके ऊपर इन्होंने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्ट ने वर्क किया।
ठीक है। और मेंडल का जो लॉ था उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम्स अपना बिहेवियर करते हैं, जैसा क्रोमोसोम बिहेव करते हैं उसी तरीके से जीन बिहेव करते हैं, क्योंकि ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारा क्रोमोसोम है इसी पे क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जिस तरीके से क्रोमोसोम रिएक्ट करेगा उसी तरीके से जीन रिएक्ट करेंगे, ये इन्होंने बताया था और एक्सप्लेन किया था मेंडल के लॉ को, ठीक है। सटन एंड बोवेरी ने क्या किया था, इसके साथ साथ ये जो फैक्टर थे ना, फैक्टर को भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मतलब क्लियर किया था कि ये किस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, किस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते समय, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है, ठीक है ना। आपने देखा है ना सेक्सुअल डिवीजन में क्या होता है, जैसे कि सेल होती है 2n सेल होती है हमारी, और अब ये जो सेल होती है इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, कौन से डिवीजन के थ्रू, मियोसिस डिवीजन के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है, जिसके थ्रू जो 2n जो सेल होती है हमारी, जो डिप्लॉइड जो हमारी सेल होती है, ये डिप्लॉइड सेल है हमारी, ये क्या होती है, हैप्लॉइड बन जाती है मियोसिस के कारण। तो ये इतना किसने बताया था, सटन एंड बोवेरी ने बताया था इतना सब कुछ, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जैसे मेंडल ने बताया था उसी तरीके से ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना ऐसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये 2 पेयर है क्रोमोसोम्स के, और उन्होंने क्या बताए थे, ट्रेड्स बताए थे मेंडल ने, ठीक है, कि जो ट्रेड्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेपरेटली जाते हैं। इन्होंने बताया था क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर के रूप में होते हैं, और जब मतलब ये इनमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फैक्टर यानी जो जीन है वो पेरेंट्स की बॉडी से ऑफस्प्रिंग की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। देखो, थॉमस हंट मॉर्गन ने और उनके कलीग्स ने 1866 से 1945 के बीच तक एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके बताया, जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया इन्होंने, ठीक है। इस चीज़ के लिए किनको मॉर्गन को, थॉमस हंट मॉर्गन को नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। 1933 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। मॉर्गन ने जो वर्क किया था ना, ये बात याद रखनी है आपको, मॉर्गन ने जो वर्क किया था ना फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर किया था, फ्रूट फ्लाई के ऊपर किया था। फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर, ये एम है, इसको सही कर लेना, मेलेनोगेस्टर, ये इसका साइंटिफिक नाम है फ्रूट फ्लाई का, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने मतलब ये जो क्रोमोसोम थ्योरी थी वो किसके ऊपर प्रूफ करी, इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ठीक है। और अपने रिजल्ट को देखा, और इन्होंने क्या देखा कि मतलब इनको बहुत सारे जो वेरिएशन देखने को मिले जब ये जो फ्रूट फ्लाई के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो प्रोजेनी बनती है, तो प्रोजेनी के अंदर इन्होंने बहुत सारी वेरिएशन देखे। एक ही बात की, जो ये ड्रोसोफिला मेलेनगेस्टर जो होती है, एक तो इनकी लाइफ साइकिल होता है ना बहुत छोटा होता है, 2 वीक का होता है, तो मतलब, और जो ये प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है, प्रोजेनी की जो संख्या होती है ना वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करती है ये। तो मतलब जब भी कोई भी चीज़ लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगी तो हम वहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है ना, वो रिज़ल्ट हम मतलब रिज़ल्ट को बहुत अच्छे से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बार में तो हम मतलब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल सकते ना, उसके लिए हमें बार बार वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हमको प्रोजेनी मतलब इनको जो प्रोजेनी थी वो बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रही, तो जिस चीज़ को ये ऑब्जर्व करना चाह रहे थे, तो एक प्रोजेनी में नहीं, दूसरी में नहीं, तीसरी में नहीं, चौथी में नहीं, तो मतलब किसी में तो वो क्लियरली इनको ऑब्जर्व होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी तो उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ ये जो ड्रोसोफिला थी ना, इसके अंदर मतलब मेल और फीमेल को मतलब आसानी से क्लेरिफाई किया जा सकता था, क्योंकि जो मेल है ना ये फीमेल से साइज़ में छोटी होती थी, जबकि ये जो फीमेल है, फीमेल की जो साइज़ होती है मेल की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी कि हमारी जो फीमेल है वो बड़ी होती है मेल से। इसके साथ साथ इस तरीके से मतलब मॉर्गन ने मतलब बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशन को देखा ना। ये हेरिडिटी वेरिएशन क्या है, मतलब जैसे आइज़ का कलर, विंग्स का कलर, विंग्स का शेप, ये सब मतलब इन्होंने मतलब ये फ्रूट फ्लाई यानी कि हमारी जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है उनके ऊपर इन सारे रिजल्ट को ऑब्जर्व किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।
देखो लिंकेज जो वर्ड है इससे मतलब क्या है, लिंकेज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई क्रोमोसोम है, जैसे मान लो ये कोई क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इसके ऊपर है ये ए, ये जीन प्रेजेंट है इसके ऊपर, और एक ये क्रोमोसोम है जिसके ऊपर ए एंड ए, ये 2 जीन प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर इसके पास ऐसे मतलब इसके कंपैरिजन में इसके पास कितने 4 जीन है, ठीक है। तो लिंकेज का मतलब है कि जब ना ये जो एलील्स जो पास होते हैं ना, तो अब ये इसी तरीके से मतलब क्या होंगे, एक इसी तरीके से इसी फॉर्म में ये क्या होंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इनमें क्या होता है, सेग्रीगेशन करना मतलब मुश्किल होता है, ठीक है, सेग्रीगेशन करना मुश्किल होता है। तो ये जो लिंकेज होता है ना, इस कंडीशन में ज़्यादा होगा, और इस वाली कंडीशन में क्या होता है, लिंकेज कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। आगे देखो फॉर्मूला से समझोगे आप लोग। देखो ये जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है, ये किन्होंने बताया था इसके बारे में, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में किसने बताया था, मॉर्गन ने बताया था इसके बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जो जीन प्रेजेंट होते हैं ना, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कैसे ही ग्रुप में वो क्या होते हैं, प्रोजेनी के अंदर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो टाइडली पैक होते हैं। तो वो टाइडली पैक होते हैं मतलब इतने पास होते हैं कि उनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो उनको आप मतलब उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लिंकेज ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई क्रोमोसोम है, इसके पास क्या है, ये ए बी सी, इसके पास क्या है, ये जीन है। तो एक तो ये वाली कंडीशन है और एक ये वाली कंडीशन है, भी एक ए है एंड बी है। तो इसके अंदर क्या होता है, लिंकेज का मतलब है कि जीन का साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाना, ठीक है। तो जब लिंकेज मतलब जब ये जीन पास होते हैं तो लिंकेज ज़्यादा होता है, और जब लिंकेज ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने की जो संभावना होती है वो कम होती है। और जब जो एलील होते हैं, जो जीन, ये देखिए आप, ये जो कोई क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या है, ये जीन है। जब जीन आपस में जो मतलब उनकी जो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी तो इनको सेपरेट करना बहुत आसान होगा। तो ये सेपरेट कर सकेंगे तो ये आसानी से अलग अलग सेपरेटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएंगे, प्रोजेनी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा। अगर जीन दूर दूर है तो उस कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, और अगर पास है तो उस कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन कम होगा, ठीक है। तो लिंकेज से मतलब है 2 जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम क्लोज टू ईच अदर, मतलब क्रोमोसोम में जो जीन है वो पास होंगे, साथ होंगे, तो वो फिर उसी कंडीशन में उसी फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाएंगे। जीन का पास और साथ होना तथा इसी फॉर्म में वो दूसरी जनरेशन में चले जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन से क्या मतलब होता है, देखो रिकॉम्बिनेशन से मतलब है कि जैसे आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, ये कोई क्रोमोसोम है, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, इसके में ये क्या है, ये एलील है, एलील कह लो, या यहाँ पे तो जीन कहना ज़्यादा सही होगा, जीन है ये, यहाँ पे ए और बी जीन है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगा उनको आसानी से सेपरेट कर सकेंगे, और ये सेपरेट कहाँ होंगे, क्रॉसिंग ओवर के समय होंगे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के समय जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो देखो ये इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, 2 जीन के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी ना, जितनी ज़्यादा दूरी होगी तो लिंकेज उतना ही कम होगा, ठीक है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस जीन के 2 जीन के बीच में डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही कॉम्बिनेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो दूरी जितनी ज़्यादा होगी लिंकेज उतना ही कम होगा, दूरी जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन भी उतना ही ज़्यादा। तो ये याद रखना है आपको। इसके साथ साथ ये देखो आप, ये कोई क्रोमोसोम बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखो आर और जो ये टी है ये क्या है, जीन है। यहाँ पे देखो ये आर और टी जो है पास है, तो किसके अंदर लिंकेज ज़्यादा होगा बताओ, इस वाले के अंदर कि इस वाले के अंदर, लिंकेज ज़्यादा होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जिन पास है, तो पास है तो ये साथ ही जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आर और टी के बीच में थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे लिंकेज कम होगा, और जहाँ पे लिंकेज कम होगा वहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी मतलब जो लिंकेज है, लिंकेज सबसे ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पे क्या होगा,
जीन पास पास होंगे और साथ साथ होंगे। जितना साथ साथ, जितना मतलब क्लोजली होंगे उतना ही लिंकेज ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना लूजली होंगे, जितना जीन क्या होंगे, लूज होंगे, लूज से मतलब है दूर दूर होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज होगी वो ज़्यादा होगी, वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा को देखने को मिलेंगे। रिकॉम्बिनेशन से मतलब है अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे मान लो आप, जैसे कोई ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ठीक है, एक ये क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये आपस में क्या होंगे, मतलब आपस में ये ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करेंगे, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा भाई, देखो ओवरलैपिंग करने के बाद क्या होगा, ये रिजल्ट मिलेगा हमको देखने को। ये तो ये वाला था ना, मैं ऐसे लाइनिंग कर देती हूँ, तो इसकी कुछ मतलब थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना, ये बी वाले, ये जो बी वाला क्रोमोसोम बनाया था ना, दूसरा क्रोमोसोम बनाया था, इसके अंदर चला गया, ये कुछ पार्ट इसका इसके अंदर चला गया और इसका जो ये पार्ट था ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन, ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स था, ये क्या हो गया, ये इसमें बदलाव हो गया, इसमें बदलाव हो गया, तो इसका मतलब है कि जो काम ये क्रोमोसोम पहले कर रहा था अब चेंज आ जाएगा उसके लिए, तो हमें क्या देखने को मिलेगी, वेरिएशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट। ये जो अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट थे, ये मार्गन के स्टूडेंट थे ये, ठीक है, उनके शिष्य थे ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि जो मैं बता रही हूँ ना, जीन के बीच में जो दूरी होती है, दूरी को इन्होंने बताया था। मैं बता रही हूँ आपको, ये क्रोमोसोम है, इसके बीच में ये जीन है ना, तो ये जीन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को खोजा था इन्होंने, डिस्टेंस को डिस्कवर किया था इन्होंने, किन्होंने, अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट ने, जो ये इनके बीच में जो जीन के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है, उसका पता बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो भी मतलब इस तरीके से जीन की में आपस में जो ये डिस्टेंस होती है उसको मतलब बोलते हैं जेनेटिक मैप्स, ठीक है, जेनेटिक मैप्स के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। इसके साथ साथ देखो इन्होंने क्या किया था, हाँ, जेनेटिक मैप की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट ने की थी, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने मतलब जैसे कि मैं बताई थी कि इन्होंने क्या कहा था, जेनेटिक मैप के बारे में बताया था, ये जेनेटिक मैप, ठीक है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को सेंटीमार्गन एक यूनिट है जिसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। सेंटीमार्गन एक यूनिट है जिसके द्वारा ये जो जेनेटिक मैप होता है उसको क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। और एक सेंटीमार्गन जो होता है, ये देखो, तो ये रिलेशन जो है सेंटीमार्गन, तो देखो ये कोई क्रोमोसोम है, इसमें क्या है, ये ABCD है ना, तो इस तरीके से ये क्या है, जीन प्रेजेंट है, तो जीन पास पास होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम होगा। तो ये तो क्या हो गया, कंप्लीट लिंकेज हो गया। मैंने बोला जितना जीन पास पास होंगे वहाँ पे लिंकेज उतना ही ज़्यादा होगा, तो कंप्लीट लिंकेज किसको कहेंगे, ये पास पास इस सिचुएशन में इसी फॉर्म में ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले गए भाई, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज किसको कहेंगे, जब ये वाली कंडीशन है जिसमें क्या होते हैं, जीन थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जीन थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूर दूर हैं तो ये क्या करेंगे, मतलब ये जीन क्या दोनों एक साथ एक ही प्रोजेनी में जा सकते हैं कि नहीं जाएंगे, मतलब है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, समझ गए, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज से कौन सा वाला ज़्यादा फायदा, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके साइंटिफिक रूप से मतलब ज़्यादा, हाँ, इनकम्प्लीट लिंकेज है। इसके साथ साथ देखो मार्गन ने, मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे वेरिएशन देखे थे, किसके अंदर देखे थे, ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला के अंदर इन्होंने हेरेडिटी वेरिएशन को पता लगाया था। इन्होंने पता लगाया कि जो फीमेल होती है ना, ये जो फीमेल होती है ना, इसकी जो बॉडी होती है येलो होती है, इसके साथ साथ ये वाइट आइज़ होती है। इन्होंने जो प्रोजेनी देखी, बहुत सारी प्रोजेनी देखी, इसके अंदर जो इन्होंने देखा कि कुछ की तो लाल आँखें हैं, कुछ की सफ़ेद आँखें हैं, कुछ मतलब येलो कलर के हैं, कुछ ब्राउन कलर के हैं। तो ये क्या है, इन्होंने पता लगाया ये जो ब्राउन कलर के हैं और जो रेड कलर के आँखें हैं इनकी, वो क्या है, मेल हैं, जबकि जो येलो कलर की बॉडी है और वाइट कलर की आइज़ है वो क्या है, फीमेल है। तो इस तरीके से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर बहुत सारे वेरिएशन को देखा था, ठीक है।